तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा और कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि साथियों आपको पता होगा कि हम अपने पूर्व एपिसोड में बात कर रहे थे चौहान डायनेस्टी की, चौहान वंश की। और उसमें हम शाकंभरी के चौहानों को पढ़ रहे थे और शाकंभरी के चौहानों के बाद चौहान वंश में अजय राज के द्वारा 1113 में अजय मेरू नगर बसाकर अजमेर में चौहान वंश की स्थापना की जाती है। तो जैसा कि हम पिछले वाला थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लें ताकि एक बार याद हो जाएगा, मतलब स्मरण हो जाएगा हमारा भी। और उसके बाद उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना कर ली और उसके बाद उनका एक नया उत्तराधिकारी आता है जिनका नाम क्या होता है? अर्णोराज। और अर्णोराज क्या करता है साथियों? अर्णोराज एक तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करता है और आना सागर झील का निर्माण भी करवाता है। इसके साथ ही वो चालुक्य वंश कुमारपाल को भी चालुक्य शासक कुमारपाल को भी हराता है, जो गुजरात का क्या होता है? शासक होता है। इनके बाद हम ये पढ़ते हैं कि वगैरह चतुर्थ, मतलब मुख्य रूप से वही होता है। लेकिन अर्णोराज का बेटा, जिसे जगादेव या जगदेव कहते हैं, वो चौहानों का पितरंता होता है। 1155 में उनकी हत्या कर दी जाती है और 58 तक वो रहता है। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर विग्रहराज चतुर्थ आते हैं। विग्रहराज चतुर्थ के बाद उनके पुत्र आते हैं, जिनका विग्रहराज चतुर्थ थोड़ा-सा महत्वपूर्ण है। उसमें एक तो उन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई और इसके साथ ही उनके दरबारी कवियों का नाम जैसे नरपति नला की बीसलदेव रासो वगैरह है। इसके साथ ही दिल्ली को जीतने वाला पहला चौहान शासक है। तो ये थोड़ी-सी उनके लिए थोड़ी अच्छी है और इनके साथ ही जयानक भट्ट द्वारा दी गई उसे कवि बांधव की उपाधि और स्वयं द्वारा हरिकेली नाटक लिखा गया और उनके दरबारी कवि जिनके द्वारा भी अ, नाटक लिखे गए थे, उन नाटकों को कहाँ उकेरा गया था? उन नाटकों को उकेरा गया था साथियों अपने हम बात करें तो उसी संस्कृत पाठशाला के ऊपर। तो अब हम साथियों इसके बाद हम ये भी पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक आता, हिंदुस्तान का सुल्तान बनता है, मतलब बादशाह बनता है और उसके बाद वो क्या करता है कि ये जो संस्कृत की पाठशाला है, इस पाठशाला को नष्ट कर देता है और उसकी जगह 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाता है और पंजाब शाह एक मतलब हम पंजाब शाह नाम करके पीर है, उनका क्या लगता है? उर्स लगता है। कहने का मतलब है, एक सूफी संत है, उनका क्या लगता है? 2.5 दिनों का, मतलब 2.5 दिनों का उर्स मतलब मेला लगता है। इस तरीके से हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। जैसा कि साथियों विग्रहराज चतुर्थ की मृत्यु के बाद फिर उनका बेटा अपर गंगे बनता है। अपर गंगे के बाद जगादेव का बेटा पृथ्वीराज द्वितीय और उसके बाद कौन बनता है? सोमेश्वर बनता है। साथियों हमने पिछले एपिसोड में सोमदेव लिखा था, तो वो थोड़ा-सा संशोधन कर लेना, इसके लिए मुझे खेद है और मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब साथियों सोमेश्वर 1177 तक राज करते हैं। उनके बाद सोमेश्वर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है और पृथ्वीराज चौहान उस समय 11 वर्ष का होता है और उस समय पृथ्वीराज क्या बनता है? अपने अजमेर के चौहान वंश का मतलब शासक बनता है, अजमेर का। तो हम आज बात करेंगे पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय, तो आपको पता चल गया होगा साथियों पृथ्वीराज तृतीय कैसे। जैसा कि हमने पृथ्वीराज प्रथम किसका कौन था? तो अजयराज का पिता था। पृथ्वीराज तृतीय का शासनकाल कब से कब तक है साथियों? तो 1177 से लगाकर 1192। एक और याद रखना साथियों कि कुछ एक किताब में आज पढ़ रहा था, उसमें 1178 लिखा है, तो हो सकता है कि 1178 में उसके उसने अपने हाथ में शासन की बागडोर संभाली हो। 1177 में उसकी माता कर्पूर देवी है, उसके हाथ में क्या था? मतलब शासन, वो क्या कर रही थी? संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका निभा रही थी। जैसा कि हम मुगल शासक अकबर की बात करते हैं तो संरक्षक के तौर पर भूमिका कौन निभाता है? बैरम खान निभाता है। अब देखिए साथियों पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय सबसे पहले तो यह है कि चौहानों का सबसे प्रतापी शासक, चौहानों का सबसे प्रतापी शासक। तो अगर चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछे तो भी कौन है? पृथ्वीराज द्वितीय। इसके साथ ही साथियों ये एक और है कि 1182 में 1182 में पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा सतलज सतलज प्रदेश के सतलज प्रदेश के प्रदेश की भंडारक भंडारक, , 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 ,,,,,,, , 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  जाति को
कौन सी जाति को? भंडानक जाति को परास्त किया। कब किया? भंडानक जाति को परास्त किया था। भंडानक जाति को कब परास्त किया साथियों? भंडानक जाति को परास्त किया कब किया? 1182 में। इसके साथ ही 1182 में एक व्यक्ति है, आपको पता होगा, हमाला और उदल को कौन नहीं जानता साथियों। हम पहले इनके बारे में लिख देते हैं, उनके बारे में इनकी क्या किंवदंतियां हैं, क्या कहानियां चलती है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। 1882 में इनके द्वारा, इनके मतलब किनके द्वारा? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा क्या किया गया? इनके द्वारा महोबा के चंदेल शासक, महोबा के चंदेल शासक, और चंदेल शासक कौन? परमर्दी देव। चंदेल शासक परमार्दी देव। कहीं परमार देव लिखा है, कहीं परमार्दी देव लिखा है। परमार्दी देव को परास्त करना। क्या करना? परास्त करना। कब? 1882 में। किसके द्वारा? पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को परास्त किया गया, यानी कि हराया था युद्ध में। इसके साथ ही अगर हम बात करें साथियों, तो 1185 से 1191 तक या 1190 ले लें, 1190 तक पृथ्वीराज, मतलब हम 1191 को ही ले लेते हैं, 1191 तक पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी से युद्ध करते हुए उसे पराजित करता है। मोहम्मद गोरी को पराजित करता है। कई युद्धों में, अलग अलग किताबें बताती है, अलग अलग युद्धों का जिक्र किया जाता है। कई युद्धों में पराजित करता है, पराजित करता है। इसके साथ ही एक और चीज याद रखनी है साथियों। अब 1191 में जो एक लड़ाई लड़ी गई जिसका नाम है तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध। तराइन एक क्षेत्र है, वहां पर लड़ा गया है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में। और किसकी आरोहित, किसके मध्य? पृथ्वीराज व गोरी के मध्य। पृथ्वीराज व गोरी के मध्य। और गोरी कौन? ये मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज और किसके मध्य? गोरी के मध्य। जीत किसकी हुई? पृथ्वीराज विजय हुआ। पृथ्वीराज की विजय। पृथ्वीराज की क्या हो गई साथियों? विजय हो गई। इसके साथ ही फिर तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। कब हुआ? 1192। और 1192 ये भी किनके मध्य? पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज व गोरी के मध्य। पृथ्वीराज व गोरी के मध्य। पृथ्वीराज और किसके मध्य? गोरी के मध्य, लेकिन यहाँ पृथ्वीराज पराजित हुआ। पृथ्वीराज की पराजय। पृथ्वीराज की क्या हुई? द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई। ये तराइन के पहले, मतलब इतिहास में इतिहास में प्रसिद्ध ये दो ही महत्वपूर्ण युद्ध है, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। इसके साथ ही एक इसने संयोगिता स्वयंवर को जीता था। संयोगिता स्वयंवर जीत कर संयोगिता से शादी की। संयोगिता से क्या की? संयोगिता से शादी की। ये कौन थी संयोगिता? तो बताया जाता है कि ये कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की बेटी थी। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि जयचंद गढ़वाल के साथ भी इनका युद्ध होता है 1186 में, और जयचंद गढ़वाल क्या होता है? इस युद्ध में पराजित होता है। इसके साथ ही अब साथियों इनके दरबारी कौन कौन है उनके बारे में बात करेंगे। तो इनके दरबारियों की बात करें तो मोटे तरीके इनके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे, वो बढ़ा रहे थे अपने, एक का नाम अगर मैं बात करूं तो इनके दरबार की शोभा बढ़ाने वाले दरबारियों में एक तो थे अपने चंद बरदई, जिनका नाम आप सब जानते हो साथियों। चंद बरदई है,
चंद बरदई जिनने पृथ्वीराज रासो लिखा है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो चंद बरदई है, चंद बरदई और पृथ्वीराज का जन्म तो एक ही दिन हुआ। ये कहानियां हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इसके साथ ही इनकी रचनाएं थोड़ा देखते हैं। तो हम देखते हैं कि पृथ्वीराज के दरबारी कवि, पृथ्वीराज के दरबारी कवि, तो दरबारी कवियों में कौन कौन थे? तो दरबारी कवियों में थे साथियों, एक तो थे अपने चंद बरदाई। कौन? चंद बरदाई। कुछ किताबों में चंद्र बरदाई लिखा हुआ है, तो चंद बरदाई है, ये थोड़ा ध्यान रखना, चंद बरदाई। और इसकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। क्या कहती है पृथ्वीराज रासो, उसके बारे में भी बात करेंगे, और अन्य विद्वान क्या कहते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। चंद बरदाई है एक तो, और एक इसके साथ ही पृथ्वीराज विजय, दूसरा है जयानक। कौन है साथियों? जयानक। और जयानक का किसका लेखक है, रचनाकार है? इसकी रचना का नाम है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय। कौन सी है? पृथ्वीराज विजय। इसके साथ ही अगर हम और मतलब नाम दें किसी कवियों का, तो फिर जनार्दन है, ठीक है, आसादान है, जनार्दन, आसादान आदि। ये क्या कर रहे थे? इनके दरबार को सुशोभित कर रहे थे, इनके दरबार को शोभा बढ़ा रहे थे। अब देखिए साथियों, जैसा कि हम आज बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो पृथ्वीराज चौहान, सबसे पहली यही चीज है कि पृथ्वीराज चौहान किनका बेटा था? तो सोमेश्वर का बेटा था। और सोमेश्वर और कर्पूरी देवी की संतान थी कौन? पृथ्वीराज चौहान। साथियों, ऐसा बताया जाता है कि 1177 में सोमेश्वर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जिस समय सोमेश्वर की मृत्यु होती है, उस समय पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष का था। तो अगर पृथ्वीराज उस समय 11 वर्ष का था, तो इसका मतलब है कि पृथ्वीराज का जन्म कब होता है? 1166 में। 1176 10 वर्ष, और एक ये 77 वाला 11 वर्ष हो गया। एक वर्ष तक बेटा छोटा था पृथ्वीराज, इसलिए उसकी माता क्या, कर्पूरी देवी क्या करती है? खुद अपने हाथ में शासन का सारा भार अपने हाथ में रखती है, और इसके साथ ही अपने सेनापतियों के माध्यम से कार्य करवाती है। लेकिन ज्यो ज्यो सेनापति है या इनके साथ ही जो अन्य लोग हैं, उनके परिवार वाले हैं, जो थोड़े थोड़े हावी होने लगे, जैसे कि नागार्जुन है जो पृथ्वीराज का खुद का चाचा है तृतीय, उनको भी पराजित करना पड़ा था पृथ्वीराज को, घर वालों से भी युद्ध करना पड़ा था, लड़ना पड़ा था, और उनको भी नष्ट करना पड़ा था। तो कहने का मतलब है 1178 तक आते आते पृथ्वीराज ने सारे शासन की सारी बागडोर क्या ले ली? अपने हाथ में ले ली। अब पृथ्वीराज की सबसे पहली जीत यही है। अभी सेकंड ग्रेड में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि वो कौन सा चौहान शासक है जिसने संपूर्ण रूप से भंडानक नाम करके जाति के विद्रोह को क्या कर दिया? दमन, पूर्ण रूप से विद्रोह को नष्ट कर दिया, या दमन, पूर्ण रूप से उन्हें दमन कर दिया उनका। तो वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, जिसने भंडारकों को 1182 में ये सतलज नदी है, सतलज प्रदेश है, सतलज नदी के आसपास का क्षेत्र, वहां पर ये लोग रहते थे, उनको इसने क्या किया? पराजित किया युद्ध में। और इनके साथ ही 1182 में जिस समय ये इन भंडारकों की जाति के आक्रमण को जीत कर जिस समय वापस आ रहे थे पृथ्वीराज के सैनिक, तो ऐसा बताया जाता है कि चंदेल शासक प्रमृति देव उनके सैनिकों के साथ क्या करता है कि न्यायोचित व्यवहार नहीं करता, अच्छा व्यवहार नहीं करता है, हम ये कह सकते हैं कि कुव्यवहार करता है, जिसके कारण पृथ्वीराज को गुस्सा आता है। पृथ्वीराज क्या करता है? उनके ऊपर युद्ध करता है। और इस युद्ध में चंदेल शासक है महोबा का, जिनका नाम है प्रमृति देव, इसकी क्या हो जाती है? युद्ध में हार हो जाती है। साथियों, आपने जगनी की एक बहुत महत्वपूर्ण परमार रासों के नाम से सुना होगा, आला और उदल खंड या आला खंड, जिनके उनके द्वारा तो रचित चीजें, मुख्य बातें तो नहीं मिली है हमें आज तक, लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थानी कवि किस प्रकार से इनका वर्णन करता है कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। तो हमारी मिट्टी है वो भी क्या हो गई है? चंदन। और किसके कारण? आला और उदल की वीरता के कारण कवि ऐसी कृतियों को लिखते हैं। और ये आला और उदल है, इस युद्ध को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि जो महोबा के चंदेल शासक था परमर्दी देव, उनके दो महत्वपूर्ण सेनापति थे, सेनापतियों का नाम क्या था? आला और उदल। और दोनों सेनापति आला और उदल है कि वो इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? वीर गति को प्राप्त करते हैं। दुश्मन की सेना का होने के बावजूद भी आज राजस्थान का कण कण इन दोनों सूरवीरों को क्या कर रहा है? याद कर रहा है, और अपने होठों पर लोक गीतों के माध्यम से इनको गा रहा है।
ऐसा भी बताया जाता है साथियों कि जो आला और उदल थे, ये किसी कारणवश आला और उदल ये क्या करते हैं, किसी कारणवश पृथ्वीराज मतलब अपने चंदेल शासक परमर्दी देव है इनको छोड़कर कन्नौज चले जाते हैं। लेकिन इनकी जिस समय संकट आता है तो इनकी माता कहती है कि जिस समय मातृभूमि के ऊपर संकट आता है तो हमें आपसी वैमनस्य और आपसी वैर भाव को समाप्त करते हुए अपनी मातृभूमि की क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। तो अपने माँ के वचनों को पूर्ण करने के लिए अपने माँ की सीख को लेकर ये वापस आते हैं और दोनों सूरमा बेहतरीन तरीके से युद्ध करते हैं। युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। इसके बाद 1185 से लगाकर 1191 तक पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को बहुत बार हराता है युद्धों में। अलग अलग किताबें अलग अलग जिक्र करती है, जिसमें पृथ्वीराज रासो भी बहुत बार हराने का जिक्र करती है, मतलब इतनी बार पराजित किया था। इससे पहले मैं बात करता हूँ आपको, एक संयोगिता स्वयंवर हुआ था। ये किसका संयोगिता स्वयंवर है, ये जयचंद गहड़वाल है कन्नौज का शासक। जैसे कि हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, जिस समय मारवाड़ के राठौड़ों को पढ़ेंगे तो राव सिंह को ही कहीं न कहीं इनका परपौत्र ही माना जाता है। किनका, कन्नौज के शासक गहड़वाल का, जयचंद गहड़वाल का। तो इन्होंने क्या किया कि ये पृथ्वीराज चौहान से मतलब है कि इसको दिक्कत थी, दुश्मनी थी इसकी, और दुश्मनी हो सकता ये है कि एक पृथ्वीराज और रासो ये भी बताता है कि जो अ, पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान के राजा मामा नाना थे, वो दिल्ली पर क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे। उन्होंने पृथ्वीराज को क्या दे दिया, दिल्ली की राजगद्दी दे दी। और इससे पहले अभी हम पढ़ते हैं कि तोमरों को पराजित करने का काम कौन करता है, विग्रह चतुर करता है। तो वो भी, ये दोनों भाई थे परमर्दी, अपने नाम क्या, पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गढ़वाल। तो दोनों भाइयों के आपस में बेड़ी नहीं हो सकता है, ये है कि उनके लिए कौन सा, और हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि उत्तराधिकार के लिए या फिर लालच के लिए, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसके कारण हम आगे आज ही अपने इसी एपिसोड में बात करेंगे किस प्रकार रणमल और रत्तीपाल रणथंबोर के दुर्ग को क्या तहस नहस करवा देते हैं। तो मतलब हमीर देव चौहान के ही दो सेनापति होते हैं। तो हो सकता है इस कारणों से, या पृथ्वीराज की बढ़ती हुई शक्ति है, या हो सकता है पृथ्वीराज की साम्राज्यवादी नीति कहीं न कहीं इनको अच्छी नहीं लग रही होगी। कोई न कोई तो दिक्कतें थी जिनके कारण क्या थे, या हो सकता है पृथ्वीराज को बढ़ती हुई सामरिक शक्ति, मतलब पृथ्वीराज की शक्ति बढ़ रही थी, तो वो उसे सहन नहीं कर पा रहा होगा। तो इसलिए इसने क्या किया कि एक स्वयंवर रचाया अपनी बेटी की शादी का। पृथ्वीराज की जो पत्नी है संयोगिता, वो यानी कि जयचंद गढ़वाल की बेटी, वो मन ही मन पृथ्वीराज को क्या अपना पति मान चुकी थी, चाह रही थी। तो किंवदंतियां ऐसी है, किताबों में ऐसी कहानियां लिखी हुई है कि पृथ्वीराज की एक द्वारपाल के तौर पर मूर्ति बनाई गई और द्वारपाल की जगह खड़ा करके उसका अपमान किया गया। और जयचंद गढ़वाल बाकी सारे राजाओं को बुलाता है, लेकिन पृथ्वीराज को इसमें आमंत्रण भी नहीं देता है, निमंत्रित भी नहीं करता है, मतलब आमंत्रित भी नहीं करता है। तो कहा जाता है संयोगिता ने आखिरकार, सभी राजा बैठे होते हैं और उस द्वारपाल की मूर्ति अर्थात पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर क्या डाल देती है, वरमाला डाल देती है। और उसके बाद खुद स्वयं पृथ्वीराज चौहान वहां उपस्थित होते हैं, युद्ध करते हैं और युद्ध में संयोगिता को जीत लेते हैं। हम आगे ये संयोगिता स्वयंवर है कि ये कहीं ना कहीं आगे पृथ्वीराज की हार के कारण भी बताएगा कि किस तरीके से पृथ्वीराज हारा था। अब देखिए साथियों, 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के मध्य, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य। इसमें पृथ्वीराज तृतीय क्या बुरी तरीके से मोहम्मद गोरी को परास्त करता है। गोविंद देव नाम करके एक व्यक्ति होता है, जो कुछ किताबों में लिखा गया है कि ये पृथ्वीराज का पुत्र है, कुछ किताबों में लिखा गया है कि वो पृथ्वीराज का सेनापति है, जिनके द्वारा क्या किया जाता है कि मोहम्मद गोरी के ऊपर वार किया जाता है और उसी वार से मोहम्मद गोरी नीचे गिर जाता है अपने मतलब अश्व से, और क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। किसी तुर्की सैनिक द्वारा उन्हें क्या कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। और इस युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध 1191 में किसकी हार हो जाती है, मोहम्मद गोरी बुरी तरीके से पराजित हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं 1192, एक वर्ष का समय। अब देखो 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ऐसा क्या हो गया कि 1191 में पहले युद्ध में पृथ्वीराज जीतता है और दूसरे युद्ध में हार जाता है। तो इस युद्ध में हार के कारण बहुत बार पूछे गए हैं। तो हार का कारण ये हो सकता है। अब देखिए साथियों, हो सकता है अब की बार जो प्रश्नों के जो भाव है या उनकी जो कौशल क्षमता है वो चेंज, उनकी मतलब स्थिति चेंज कर दी गई। तो हो सकता है कभी कारण भी पूछ लिया जाए।
कारण पहला एक ये हो सकता है कि पृथ्वीराज ने भागती 1191 में जो तराइन का युद्ध हुआ पहला, तो भागती हुई तुर्क सेना के ऊपर आक्रमण नहीं किया। ये भी तो एक बात हो सकती है। तो एक कारण ये हो सकता है कि मतलब इसने क्या कर दिया, मोहम्मद गोरी को जिंदा छोड़ दिया, गोरी को पकड़ा गया लेकिन वापस छोड़ दिया गया, दान दे दिया गया। ऐसा कहा जाता है, पूछा गया क्या करना चाहिए तो गोरी ने कहा एक राजा के साथ ऐसा जो भी हो वो करे, तो इनको छोड़ दिया गया। ये एक और एक दो बात और भी कही जाती है सिकंदर के बारे में भी, कि सिकंदर ने भी पूछा क्या करना चाहिए, उसने कहा एक राजा के साथ जैसा हो निर्भय होकर उत्तर दिया। तो खैर हमें तो अभी इनकी बात करनी है। तो उसके बाद क्या होता है साथियों, तो पहला कारण तो यही है कि भागती हुई तुर्क सेना को पहले युद्ध में इसने क्या है, मतलब युद्ध में इसका पीछा नहीं किया, जिसके कारण ये तराइन के द्वितीय युद्ध में हार हुई इनकी। दूसरा कारण है कि जिस समय 1191 में इन्होंने गोरी को हराया था, तो गोरी दूर नहीं गया था, वहीं बैठा था। मतलब अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ा रहा था, अपने सैन्य ताकतों को बढ़ा रहा था, लेकिन पृथ्वीराज इसकी ओर ध्यान ही नहीं देता है। और पृथ्वी इसके साथ ही पृथ्वीराज अपने जो महत्वपूर्ण सैनिक होते हैं, बड़े-बड़े जो सेनापति है, उन सेनापतियों को अलग-अलग मोर्चों पर भेज देता है। जिसके कारण फायदा उठाकर क्या करता है, ये गोरी इनके ऊपर आक्रमण करता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस सवेरे आक्रमण किया गया, उससे पहली रात को गोरी क्या करता है, अपने सैनिकों से एक अलाव जलवाता है, मतलब लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलवाता है, और ताकि तुरक से मतलब पृथ्वीराज को लगे कि वे अपने मस्ती कर रहे हैं, और एक और आग जल रही है और दूसरी ओर चारों ओर से पृथ्वीराज की सेना को क्या कर लिया गया, घेर लिया गया गोरी के द्वारा। और ऐसा कहा जाता है कि जिस समय चारों ओर से घेरा गया तो सुबह पृथ्वीराज की सेना कुछ उठे ही नहीं थे, लोग कुछ निवृत्ति मतलब अपने दैनिक कार्यों में निवृत्ति के लिए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में तुर्क सेना के द्वारा उनके ऊपर आक्रमण किया गया, और आक्रमणों के कारण पृथ्वीराज चौहान है वो इस युद्ध में हार जाता है। मतलब उस तराइन के मैदान से तो छोड़कर, मतलब तराइन के मैदान को छोड़कर तो निकल जाता है, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है, अलग-अलग विद्वानों के अलग-अलग मत है, कि एक तो विद्वान कहता है कि जैसे पंडित ये अपने चंद बरदई कहते हैं पृथ्वीराज रासों में उसे कहाँ लेके गए, गजनी लेके गए, उनकी दोनों आँखों को फोड़ दिया गया। और फिर पृथ्वीराज वहाँ जाते हैं और कहते हैं एक शब्द, जैसा कि पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है कि चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर तोप खड़ी मत चूके चौहान। तो ऐसा करके, या ताऊ ऊपर सुल्तान खड़ा मत चूके चौहान, ऐसी बातों के माध्यम से कहा गया, शब्द वेदी बाण के माध्यम से सुल्तान को समाप्त कर दिया। और जो इनके साथ थे उनके इतिहासकार कहते हैं, मुस्लिम इतिहासकार, कि इनको छोड़ा गया, छोड़ने के बाद इनको अजमेर दे दिया गया वापस, लेकिन कुछ समय बाद इन्होंने वापस गोरी पर आक्रमण किया। इसके कारण पृथ्वीराज को दूसरी बार गोरी ने क्या कर लिया, मतलब फिर इसे पकड़कर पृथ्वीराज को मार दिया गया। जैसे तैसे भी हो, इस युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हो गई और पृथ्वीराज हमेशा हमेशा के लिए चला गया। और दूसरा वो चंद बरदई बताता है कि शब्द वेदी बाण के माध्यम से सुल्तान को मार दिया गया, और फिर हम दोनों आपस में क्या है, कटार घोंप कर एक दूसरे को मार देते हैं। अब बात ये है साथियों की, तो फिर बाकी वाले लोगों को या फिर पृथ्वीराज रासों में लिखा किसने, तो ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज नहीं, इनके बेटे हैं चंद बरदई के, जलन जिनका नाम है, उन्होंने पृथ्वीराज को पूरा किया, पृथ्वीराज रासों को पूरा करके लिखा था ये सारी की सारी घटनाएं। खैर उसके बाद भी हमें संशय है कि अगर इनका वो ग्रंथ साथ में लेके गया, ऐसा हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, और वो वापस कैसे लेके आया उस ग्रंथ को, ये सोचनीय विषय है। लेकिन उसके बावजूद भी ये पृथ्वीराज रासो है हमें बहुत सारी जानकारियां देता है। ठीक है साथियों, अब देखिए ये तो, और इसके साथ ही एक हार का ये भी कारण है कि पृथ्वीराज चौहान है वो क्या कर रहा है कि संयोगिता के साथ शादी करने के बाद अपने सैन्य अभियानों की ओर ध्यान नहीं देता है, अपनी सेना की तैयारी नहीं करता है, जिसके कारण वो केवल और केवल ये हम कह सकते हैं कि विलासिता में ही लिप्त हो जाता है, जिसके कारण भी उनके हार तय, मतलब है कि हार होने का कारण हो सकता है। और इसके साथ ही हम चौथा या पांचवें कारण की बात करें तो फिर गोरी खुद भी तो एक सक्षम था, योद्धा था। तो एक सक्षम योद्धा होने के कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। उसकी सेना भी मजबूत थी और बड़ी रणनीतिक एक रणकुशल योद्धा था गोरी, हम कह सकते हैं। इसीलिए तो उसने रणनीति बनाकर ही क्या किया था, आक्रमण किया था। अब इनके साथ ही साथियों हम अगली बात करें तो पृथ्वीराज चौहान खुद एक बहुत बड़ा, मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि वो विद्वानों का क्या था, आश्रयदाता था। उनके दरबार में चंद्रबरदई है, जयानक है, जनार्दन है, आसादान है, आदि करके इतने महान कवि रह रहे थे, और वो उनके दरबार की क्या कर रहे थे, शोभा बढ़ा रहे थे।
लेकिन साथियों की पृथ्वीराज चौहान केवल और केवल अपने ये कहें कि युद्ध के लिए ही जाना जाता है नहीं, जैसा कि हम कह सकते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि वो एक संस्कृति का और हमारी सभ्यता का रुखाला था। इस प्रकार कैसे कह सकते हैं, क्योंकि उसने जाती हुई भागती हुई मतलब तराइन के पहले युद्ध में तुर्क सेना के ऊपर आक्रमण नहीं करके उसने अपनी संस्कृति की भी क्या दी, उसने अपनी संस्कृति की पहचान बताई और अपनी संस्कृति की मर्यादा को जिंदा रखा हमेशा हमेशा के लिए। तो इस प्रकार साथियों ये पृथ्वीराज चौहान क्या करता है कि पृथ्वीराज चौहान का इतिहास क्रम पूरा होता है और पृथ्वीराज चौहान के समाप्त होने के बाद, किसके समाप्त होने के बाद साथियों, पृथ्वीराज चौहान के समाप्त होने के बाद अजमेर में चौहान वंश की क्या हो जाती है साथियों, अजमेर में चौहान वंश की समाप्ति हो जाती है। और इसके बाद एक और हम कह सकते हैं कि क्या प्रभाव, इसका परिणाम क्या हुआ, तो हम ये कह सकते हैं भारत की संस्कृति और सभ्यता का पूरा उथल पुथल हो गया, क्योंकि हिंदुस्तान में तुर्की सेना का क्या मतलब तुर्क साम्राज्य की क्या हो गई, स्थापना हो गई थी। तो हम इन घटनाओं से हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर पृथ्वीराज तृतीय तराइन के दूसरे युद्ध में न हारकर अगर विजय प्राप्त करता तो हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ और होता। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कि विधर्मी या बाहरी आक्रमणकारी, जिन्हें हम विदेशी कह सकते हैं या जिन्हें मुस्लिम आक्रांता कह सकते हैं, कि वो उसके बाद लगभग ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि नहीं आते। तो आज इतना ही साथियों, मेरा विचार था कि मैं जालोर अपने रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना भी आज करवा लूं। तो अगर हम छोटे तरीके से बात करें तो ये तो है अपना पृथ्वीराज तृतीय। हम थोड़ी सी बात करते हुए आज अपने वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। बाकी हम हमीरदेव चौहान के बारे में अपने अगले एपिसोड में विस्तृत से चर्चा करेंगे कि हमीरदेव चौहान कौन था और क्या करता है। अब देखिए साथियों, ये तो अपना अजमेर का चौहान वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अजमेर के चौहान वंश के बाद पृथ्वीराज तृतीय का ही एक बेटा जिसका नाम होता है गोविंदराज। साथियों आपने पढ़ा होगा, पहले हमने गोविंद प्रथम, गोविंद द्वितीय और गोविंद तृतीय के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं गोविंदराज के बारे में। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ रणथंभौर के चौहान, रणथंभौर के रणथंभौर के चौहान। अब रणथंभौर के चौहानों का प्रथम पुरुष या कौन था भाई, तो संस्थापक रणथंभौर, या मैं सीधा ही कह सकता हूं यहाँ संस्थापक। तो संस्थापक था अपने पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, जिनका नाम क्या है साथियों, गोविंदराज, गोविंदराज। और कब करता है, 1194 में। और किन की सहायता से, वही मतलब इन्हीं की सहायता, मतलब तुर्क सेनापतियों की सहायता से ही बाद में ये बनता है गोविंदराज तृतीय। और ये किन का बेटा होता है, ये पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र, तृतीय का पुत्र। इतना ही याद रखना है इसमें कि रणथंभौर के चौहान शासकों का संस्थापक कौन है, तो गोविंदराज है। या रणथंभौर के चौहानों की स्थापना कौन करता है, तो गोविंदराज करता है। कब, 1194 में। किसका पुत्र है, पृथ्वीराज। फिर इसके उत्तराधिकारियों में एक आता है वालन नाम करके, वालन इनका उत्तराधिकारी होता है। इनके साथ ही इनके बाद एक दो और आते हैं, और वालन के बाद एक हम विशेष तरीके से बात करें तो वो हम बात कर सकते हैं कि एक वाघभट नाम करके व्यक्ति हुआ। क्या नाम है, वाघभट। वाघभट भी रणथंभौर के चौहान शासकों में ही है। ये थोड़ा अच्छा खासा था, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इन्होंने भी युद्ध में विजय प्राप्त की थी। और ऐसा बताया जाता है कि वाघभट तुर्की सेना से एक बार और आक्रमण करते हैं और उन्हें परास्त भी करते हैं। वाघभट के बाद वाघभट का उत्तराधिकारी आता है, वो जैतर सिंह होता है। कौन होता है साथियों, जैतर सिंह। ये वही जैतर सिंह है जिनके बेटे का नाम क्या है, इनके बाद जैतर सिंह के बाद होता है वो हमीर होता है। कौन होता है, हमीर। हमीर कब शासक बनता है, जैतर सिंह का शासन कब तक होता है साथियों, तो 1282 तक जैतर सिंह का क्या होता है, शासन काल होता है इसी जैतर सिंह का। और 1282 तक, 1282 में जैतर सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु। जैतर सिंह किसके पुत्र होते हैं, वाघभट के। इन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था, तो 32 वर्षों तक, 32 वर्षों तक शासन। कितने वर्षों तक शासन, 32 वर्षों तक। किसने, जैतर सिंह ने। तो इनके शासन को देखकर, इनके 32 वर्षों के शासन के उपरांत इन्होंने क्या किया, 32 खंभों की छतरी बनाई। किसने, 32 खंभों की छतरी कहां बनाई, रणथंभौर दुर्ग में। और किसने बनवाई, हमीरदेव चौहान ने। ये वही है हमीरदेव
चौहान। ठीक है साथियों, और अमीरदेव चौहान की हमें जानकारी कौन देता है, तो मैं 3 महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में जिक्र कर रहा हूं, उनके बाद इनकी घटनाओं के बारे में हम फिर कल पढ़ेंगे, आज इतना ही। तो एक 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एक तो अमीर महाकाव्य, अमीर महाकाव्य, कहीं न कहीं हम इनके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। एक है हमीर हठ, हमीर रासो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमीर रासो, और एक है हमीर हठ, हमीर हठ। तो हमीर महाकाव्य है वो है नयनचंद सूरी, नयनचंद सूरी, ठीक है। और अमीर रासो के कौन है, सारंगधर या जोधराज। एक साथियों कुछ किताबें बताती है कि जोधराज और सारंगधर एक ही है, और कुछ किताबें बताती है, जैसा कि अपने शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की या राजस्थान साहित्य अकादमी से निकाली गई एक पुस्तक है, राजस्थान कला और संस्कृति, वो पुस्तक बताती है कि हमीर रासो अलग अलग 2 रचनाएं, एक जोधराज की और एक सारंगधर की है, लेकिन याद रखना हमीर रासो के लेखक कौन है, जोधराज या सारंगधर जो भी है। और हमीर हठ है, और हमीर हठ के लेखक कौन है, चंद्रशेखर है। कौन है साथियों, चंद्रशेखर। तो इन तीनों लेखकों के बारे में याद रखना, ये तीनों हमें जानकारी देते हैं कहाँ की, रणथंभौर के चौहानों की, और विशेष तरीके से हमीरदेव चौहान के बारे में। हमीर हठ के लिए जाना जाता है, आप सबको पता होगा, सिंह सुवचन सतपुरुष वचन, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। केवल और केवल एक सैनिक को शरणागत की रक्षा का मतलब, ये भी अपनी देश की संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने पूरे के पूरे परिवार को और अपने पूरे राज्य को क्या कर देता है, होम देता है साथियों। और हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनकर रह जाता है। और इसीलिए आज हम इन हर गीतों में, हमारे हर लोक गीतों में या काव्यों में इन्हें हम क्या करते हैं, हमेशा याद करते हैं। बाकी इनके बारे में जो डीपली है वो हम पढ़ेंगे आगे। आज इतना ही। तो आशा और विश्वास करता हूँ साथियों कि मुझे ऐसी आशा भी है और ऐसा विश्वास भी है कि मैं आपको ठीक तरीके से समझा पाया होऊंगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लगातार आपका सहयोग इसी तरीके से रहा तो हम एक दिन हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। आज इतना ही। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत आभार।